तो उर्दू पत्रकारिता के बारे में उन्हें कुछ बात कहने का ख्याल इसलिए मेरे दिल में आया कि अब आज़ादी की लड़ाई के इस पहलू से लोग लगभग अपरिचित हो गए। बहुत कम लोग जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में और राष्ट्र निर्माण में भी हम सभी जानते हैं कि आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई उसके साथ ही साथ भारत का एक राष्ट्र के रूप में विकास थी। विदेशी शासन से मुक्ति पाने की कोशिश में हमने अपनी एक राष्ट्रीय पहचान भी बनाई और दोनों ने आज़ादी की लड़ाई में भी और राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करने में भी उर्दू के जो अखबार थे, समाचार पत्र थे, उनकी बड़ी सकारात्मक और महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस बात पर अब बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है और इसकी कई वजह हैं। एक वजह तो ये है कि उर्दू भाषा धीरे धीरे विहारन होती जा रही है। उर्दू पढ़ने वालों की संख्या घटती जा रही है। हालांकि बिहार में इसे दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज का स्थान प्राप्त है। इस्लाम पर पद सृजित किए गए हैं, बहालियाँ भी हुई हैं, लेकिन अंदेशन ये है कि उर्दू एक ज़बान के रूप में लगभग मर चुकी है या मर रही है। तो इन दो भाषा का और साहित्य का जो पुराना एक खजाना है, बहुत विरक कोई संबंधा है उर्दू भाषा हेरिटेज का, इसके बारे में हम जानने पढ़ने लिखने में बहुत रुचि लोगों की नहीं रही। दूसरी भ्रांति जो इधर फैलाई गई काफ़ी दिनों से, सही मानने हैं उसको सच्चाई की रूप में मानने लगे है, दर्जी सच्चाई नहीं है, और वो ये है कि उर्दू भाषा मुसलमान भाषा है, ऐसा नहीं है। और इन पीढ़ी पहले उर्दू साहित्य का जो मंजरनामा है, अगर उस पर आप लोगन डालेंगे तो उर्दू के सबसे महान कवि 20वीं शताब्दी के तो सबसे महान कवि भारत में होगी हो रघुपति सहाय फिराक बुररी। और फिराक साहब ने खुद अपने बारे में कहा है कि आने वाली नस्लें तुम पर रशिया करेंगी हम असो। जब उनको ये ध्यान आएगा तो मुझे फिराक देखा था, तो वो लेवल था, वो स्तर था, वो ऊंचाई सी फिराक व्यक्तित्व की। और उधर उनकी कविता के बारे में यहाँ कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन हमसे ये कह रहा है कि जो फोरमोस्ट नाम था उर्दू कविता के जॉनर में वो रघुपति साहब। जरा हम फिक्शन की तरह देखें तो सबसे बड़ा नाम कृष्ण चंद्र का नॉवल में, ये अफसाने में जो उसका योगदान है, और कहीं ना कहीं जो मैसेज उनसे मिलता है, जो एक उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियाँ थीं और उनमें जो बातें प्रासंगिक थी, जिनका रेलेवेंस था, उसके बारे में जितना कॉन्शियस और जितना फोर्सफुल, माफ़ कीजिए हम थोड़ी सी मिली जुली ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मेरी कमज़ोरी है, लेकिन जो अंग्रेज़ी का शब्द हम इस्लाम पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ऐसे नहीं है कि तो वो समझने में किसी के लिए कोई परेशानी नहीं। सिर्फ एक मिनट के लिए डाइग्रेस कर रहे हैं हम। मैंने कोई 25 वर्षों तक टीचर का भी काम किया, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, क्लासेस दिए। तो उस ज़माने में मेरी हिंदी ज़्यादा अच्छी थी, जो कि हिंदी में ही बात करने की आदत। फिर जब लाइब्रेरी में चले आए तो वो आदत धीरे धीरे छूट। तो अब थोड़ी सी मेरी वो कैमरली जो है, शब्दावली जो है मेरी, वो मिली जुली हो गई है। उसके लिए भी आपसे भी जानते दोबारा रहे कृष्ण चंद्र के बारे में ये कह रहे थे कि उन्होंने जितने फोर्सफुल तरीके से
जो सोशली रेलेवेंट इश्यूज थे उनको प्रस्तुत किया सरल ढंग से। तो उसमें कहीं पर कोई एक प्रोपेगेंडिस्ट की भावना नहीं। एक ऐसा व्यक्ति जो बातों को समझ रहा है, अनुभव कर रहा है, वो सिर्फ अपना अनुभव आपसे शेयर। इसी तरह आप देखेंगे कि एक दूसरा बहुत पुराना फिक्शन में है कुंवर महेंद्र सिंह बेदी का। मातृभाषा तो उनकी पंजाबी थी, लेकिन उनकी जो रचनाएं हैं, कोई कविताएं भी उनकी हैं, सब उर्दू में है। और अपने समकालीनों में उनका भी बड़ा श्रेष्ठ स्थान है। हमारे भी हम लोग उनका नाम बड़ी इज्जत से लेते हैं। और हमने ये वो बहुत ही मशहूर जो है एक चादर बैरी सी, उसके बारे में आप जानते हैं, क्लासिक। तो मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि उर्दू किसी एक धर्म या संप्रदाय की भाषा नहीं। ये नित्य धारणा उस ज़माने से बनी जब कहीं न कहीं देश में एक सांप्रदायिक विभाज आरंभ हुआ और उसमें एक तरह से आइडेंटिफिकेशन की बात हुई। एक खास पहचान एक खास संप्रदाय या वर्ग के साथ जोड़ी गई और ये उसका दुष्परिणाम था। और आज भी इस दुष्परिणाम को अब लोग देख रहे हैं। तो वैसे एक अच्छी बात जो हमने जब महसूस की है वो भी आपसे है, सिर्फ पुरानी बातों का रोना सही नहीं है। अभी पटना कॉलेज में उर्दू विभाग के जो अध्यक्ष हैं वाल्मीकि, नाम वाल्मीकि है, जाहिर है मातृभाषा हिंदी, मगर उर्दू में इतनी दक्षता उनकी है कि आज वो विभागाध्यक्ष हैं पटना कॉलेज के अंदर। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आज भी ऐसे उदाहरण बन रहे हैं जहाँ कुछ अच्छी बात है, लेकिन जो ओवरऑल सूरत हाल है तो वो बहुत आशाजनक नहीं है। तो उर्दू भाषा से जब लोग ज़्यादा परिचित नहीं है या धीरे धीरे वो परिचय उनका कम होता जा रहा है, तो जाहिर है कि उर्दू पत्रकारिता से भी उनका परिचय नहीं होगा। और अब वाकई नहीं है। उर्दू का जो साहित्य है उसका अनुवाद हिंदी में हुआ है और हिंदी के माध्यम से बहुत से लोगों ने उसका अध्ययन भी किया है। उसकी जो उसमें जो भावनाएँ हैं, उसमें जिस तरह की इमोशंस को, जिस तरह की फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट किया गया है, उसके बारे में अनुवाद के माध्यम से लोग जानते हैं। लेकिन जाहिर है कि समाचार पत्रों का अनुवाद नहीं हुआ है। जो उर्दू के समाचार पत्र हैं वो अपने मूल भाषा में, उर्दू भाषा में हैं। दूसरे जो कवि हैं वो ये कि इनमें से बहुत सारे समाचार पत्रों की जो प्रतियां हैं, जो कॉपीज हैं, वो भी अब उपलब्ध रहे। कुछ ऐसे समाचार पत्र हैं जिनकी कॉपीज हैं मगर वो बिखरी हुई हैं। कुछ वर्ष भी हैं, कुछ वर्ष की नहीं है। एक वर्ष में कुछ महीनों की है, कुछ महीनों की नहीं है। तो एक पूरा जब कहते हैं कि इंटीग्रेटेड अकाउंट या उसका इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड हमें नहीं मिल पाता है, सिवाय एक दो तो उसकी वजह से भी उस समय की जो पत्रकारिता थी उसकी क्या उसका क्या मैसेज था, उसके फोर्स को, उसकी शक्ति को हम लोग बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि इस बात पर चर्चा हो। विषय हमने इसीलिए चुना है कि इस बात पर चर्चा हो और हम एक बार इस बात को महसूस करें कि देश की आज़ादी पत्रकारिता की जो भूमिका है वो तो है ही, तो लेकिन एक तरह से जो पायनियरिंग रोल है, जो एक शुरुआत है, वो उर्दू पत्रकारिता के माध्यम से होते हैं। और उसकी वजह वही थी पिछले 19वीं शताब्दी में, उसके पूर्वार्ध में, जब उर्दू जर्नलिज्म का विकसित रूप सामने आ जाता है। इतिहास तो थोड़ा पहले शुरू हो जाता है, लेकिन उसका जो उन्नत रूप है वो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सामने आ जाता है। उस समय उत्तर भारत की जो आम भाषा थी, लिंगुआ फ्रैंका हम कहते हैं, जन भाषा में हम कह सकते हैं, कम से कम जो पढ़ा लिखा एलिट वर्ग था उसकी भाषा का, जनसाधारण की भाषा ना भी, तो जो शिक्षित वर्ग था वो उधारू
और संप्रदाय के भेद के बिना उर्दू भाषा पढ़ता था, जानता था, लिखता था। और ये कॉमन मीडिया थी, एक ऐसा माध्यम था जो धर्म और संप्रदाय के की पहचान से भी उसी ज़माने में बहुत सारी रचनाएं उर्दू में इतिहास के संबंध में लिखी गई, बहुत सारी रचनाएं एक ज्ञान के संबंध में लिखी गई, बहुत सारी अंग्रेजी की रचनाओं का उर्दू में अनुवाद हुआ। यही पर मुजफ्फरपुर में 1871 में, अगर हमको डेट याद आ रही है, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी और उसका यही उद्देश्य था कि अंग्रेजी की जो रचनाएं उनका अनुवाद उर्दू भाषा में किया। तो अन्य कह रहे थे कि जो साहित्य की भाषा थी, ज्ञान की भाषा थी, संपर्क की भाषा थी, वो उर्दू। और यही कारण है कि समाचार पत्रों पर प्रकाशन में थी उर्दू ज़बान के समाचार पर पहले आए। आपने जामे जहानुमा का नाम लिया, इसका प्रकाशन कलकत्ता से 1822 में शुरू। अब जो राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में इसकी कोई ऐसी भूमिका नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में वो कोई स्थिति नहीं बनी। वो दूसरा ज़माना था जब ब्रिटिश शासन के नतीजे में और उनके माध्यम से जो नई शिक्षा आ रही थी, जो पाश्चात्य विचार आ रहे थे, उनसे लोग प्रभावित हो रहे थे और वो ग्रहण करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर वो रेजिस्टेंस की भावना नहीं थे, एक्सेप्टेंस की भावना है। हम दूसरी मिसाल आपसे हम कहेंगे, वो दिल्ली अखबार की है, जो बाद में दिल्ली उर्दू अखबार के नाम से भी प्रकाशित हुआ, और इसका प्रकाशन 1836 में आरंभ हुआ। उस समय तक परिस्थितियाँ बदल रही। इसका भी ध्यान रखिएगा कि जो पहला समाचार पत्र है जिसकी हमने अभी चर्चा की, वो कलकत्ता से छप रहा है, और जो दूसरा है वो दिल्ली से छप रहा है। तो कलकत्ता और दिल्ली दो जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था, जो राजनीतिक वातावरण था, वो बहुत अलग। बंगाल में ब्रिटिश सत्ता काफ़ी हद तक मजबूत हो चुकी थी, सुदृढ़ हो चुकी थी। कलकत्ता के मुकाबले में यह स्थिति दिल्ली में नहीं। दिल्ली में अभी भी मुगल सम्राट का, मुगल वंश का एक असर था। शक्ति तो कुछ नहीं थी, मगर एक असर था, और उसके प्रति लोगों के मन में निष्ठा की भावना थी। और ये भावना सिर्फ दिल्ली में नहीं थी, बल्कि उत्तर भारत के और मध्य भारत के उस बड़े क्षेत्र में भी जो 1857 के संघर्ष से प्रभावित हुआ था। और आप देखेंगे कि जो लड़ाई सैनिकों ने शुरू, अक्सर किताबों में कहा जाता है सैनिकों का विद्रोह, हम उसको विद्रोह नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर हम इसको विद्रोह कहते हैं तो फिर हम ब्रिटिश अथॉरिटी को जस्टिफाई भी कर। ये लड़ाई थी, अपनी पहचान की लड़ाई थी, अपने अस्तित्व को एक स्वतंत्र रूप में बनाए रहने की लड़ाई थी। तो ये लड़ाई जब शुरू हुई, और जब मेरठ से आकर सिपाही दिल्ली में जमा हुए, तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को ही, जो मुगल सम्राट था, उसको हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया। और सिर्फ ये सैनिक नहीं, कई छोटे बड़े चीफ्स थे, सरदार थे, उन्होंने भी बहादुर शाह जफर को ही हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया। और उसी के एक तरह से छाया में, उसी अम्ब्रेला के अंदर ये ब्रिटिश विरोधी जो संघर्ष था वो उत्तर भारत में विकसित हुआ। और दिल्ली इसका केंद्र 1836 से ही जो अखबार का प्रकाशन शुरू, उसमें ब्रिटिश सत्ता के विरोध की भावनाएं से, और ये भावना और प्रबल होती गई समय बीतने के साथ, क्योंकि वजह ये हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने निरंतर मुगल सम्राट के प्रति
दुर्व्यवहार किया, अनादर किया, शक्तियों को उसके खत्म करने की कोशिश की। तो दिल्ली की प्रजा में, दिल्ली के रहने वाले लोगों में काफ़ी विरोध इस कारण था। 1857 की लड़ाई के समय एक इश्तहार, आप कह सकते हैं आज के संदर्भ में एक पैम्फलेट, दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रसारित हुआ था और उसमें लगभग 11 बातें लिखी गई थी इस संघर्ष को जस्टिफाई करने के लिए, क्यों फिरंगियों का या अंग्रेज़ों का विरोध अनिवार्य। और उसमें जो पहला पॉइंट था इश्तहार का, उसमें यही था कि मुगल सम्राट के प्रति अपमान और दुर्व्यवहार को रहा। वो इश्तहार प्रकाशन भी हुआ है किताबों में, उसका टेक्स्ट पब्लिश है और कई बार उसने सो कॉल्ड देसी रियासतें थी या जो छोटे छोटे भारतीय राज्य थे, उनके शासकों की क्या शिकायत गई थी, आम लोगों की क्या शिकायत थी, तो उसमें सब पॉइंट वाइज दिया हुआ है। और अगर आप मुझे कहने दें तो वो एक तरह से मैनिफेस्टो था 1857 के संघर्ष में, और उस मैनिफेस्टो में पहला बिंदु था मुगल सम्राट की अपमान। तो दिल्ली का उन्नतिकरण थी। फिर 1857 में जब लड़ाई शुरू हुई, उस ज़माने में कई अखबार थे, सादिकुल अखबार है, दिल्ली उर्दू अखबार है, लखनऊ से तिलिस्म नामी अखबार निकल रहा था, ज़माना नामी अखबार निकलना था, कई अखबार, थोड़ी सी चर्चा उसकी हम करेंगे। तो ये जो दिल्ली उर्दू अखबार था या दिल्ली अखबार जो शुरू हुआ था, उसके मालिक और उसके संपादक और प्रकाशन मौलवी मोहम्मद बाकर अली। एक छोटी सी बात और स्पष्ट कर दें कि ये मौलवी जो शब्द है, ये उस ज़माने में एक तरह से सम्मान देने के लिए प्रयोग किया जाता था। ये मौलवी कोई धर्माचार्य नहीं होता, जैसे आप मिस्टर कहते हैं, जैसे आप जनाब कहते हैं, उस ज़माने में मौलवी का शब्द ज़्यादा प्रयोग है। तो बेसिकली मोहम्मद बाकर अली थे जो इस अखबार के मालिक थे, संपादक थे, प्रकाशन के। 1857 की जब लड़ाई शुरू हुई तो जुलाई 1857 का एक अंक जो मुझे मिल सका लाइब्रेरी में, इससे पहले का मुझे नहीं मिल पाया, इससे मुझे अफसोस। उसमें बेसिक जो मैसेज है वो ये है कि फिरंगियों के खिलाफ हिंदू और मुसलमान मुत्तहिद हो जाओ, एकजुट हो जाओ और अपनी जान की बाजी लगा। लंबा देखिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो उसका आप समझिए कि जो बॉटम लाइन है वो यही है कि हिंदुओं और मुसलमानों फिरंगियों के खिलाफ एक हो जाओ और अपनी जान की बातें लगा। ये वो आप कह सकते हैं कि वो पावरफुल मैसेज था। ये उस ज़माने में जब लड़ाई चल रही थी, फुल फ्रीडम फाइटर्स को, उन लोगों को जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको ये मैसेज दिया। इसकी वजह से बाकर अली सरकार की नज़र में भी आ गए थे। और एक और घटना हुई, टेलर नाम का एक अंग्रेज़ व्यक्ति था जो दिल्ली में रहता था और उससे बाकर अली से अच्छे मरासिम थे, अच्छे संबंध थे। तो जब ये दिल्ली में परिस्थिति खराब हुई, अशांति का वातावरण बना, तो उसको टेलर को बाकर अली ने अपने घर में बनाया। पर्सनल रिलेशंस की बुनियाद पर नहीं है, और अक्सर आप जानते हैं कि पर्सनल रिलेशंस पॉलिटिकल एफिलिएशन से कभी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। मगर आगे चलकर दिक्कत ये हुई कि बाकर अली के घर के बारे में लोगों को पता चल गया कि यहाँ एक अंग्रेज़ छिपा है, और कुछ लोग लोग थे जो उस ज़माने में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। उन्होंने टेलर की हत्या का फैसला कर लिया और बाकर अली को जब ये पता चला तो उन्होंने टेलर को सुरक्षा के साथ अपने घर से बाहर हिंदुस्तानी कपड़ा वगैरह पहना कर, मगर अंग्रेज़ पहचाना गया और जो अधीन थी तो उसने उसकी हत्या।
जाने से पहले टेलर ने कुछ कागजात, कुछ डॉक्यूमेंट्स माफी रेडी को दी और कहा था कि जब अंग्रेज तरीके पर वापस कब्जा कमिए सो तुम ये सारे कागजात को दे देना हो। अंग्रेजों का कब्जा तो थोड़ा बाद में हुआ, लेकिन इसी तरह अंग्रेज अधिकारी को कर्नल हटसन उस समय दिल्ली में था और आप जानते ही हैं कि कर्नल हटसन ने ही बहादुर शाह जफर और उसके बेटों को गिरफ्तार किया था और बहादुर शाह जफर के जो 2 बेटे थे उनका सर काट कर एक उन्हें तश्त में रखकर और उसको कपड़े से छिपा कर बहादुर शाह के पास भेजा हटसन ने इस मैसेज के साथ कि आपके लिए सरदार तोहफे में मिलेगा जाना। सरदार खरबूजे को कहते हैं, पर्शियन वर्ड सरदार खरबूजे की। और आदमी आप अगर लखनऊ वगैरह की तरफ जाइएगा, अलीगढ़ वगैरह की तरफ जाइएगा तो सरदार ठीक कहते हैं। तो बहादुर शाह के सामने जब वो कवर हटाया गया उसका तो 2 बेड़ियों के कटे हुए सर थे। अब उस समय आप बहादुर शाह के जवाब को सुनिए। फॉर्म एक हिंदुस्तानी की क्या गैरत थी, क्या उसका एक सेल्फ रिस्पेक्ट था, उसको महसूस की थी। एक लफ्ज़ होता है उर्दू में सुन यूं, सुकनू का मतलब के जो एक कामयाबी थी उसका चेहरा सुख और हम चमक रहा सुरखू वो कहते हैं। और जाहिर है ये जो खटे हुए सर थे उनके नंबर रावदम। तो बहादुर शाह का जवाब ये था उस पैसेंजर को कि अल्हम्दुलिल्लाह, यदि भगवान का शुक्र है, मोरों की औलाद जब मार के सामने आती है तो सुनू को कराती है। दैट वाज द पॉइंट। बूढ़ा आदमी लगभग 80 बरस का, कुछ उसके हथियार में नहीं है, 2 जवान बेटे मारे गए, सर कान कर लड़ लिया गया। होगा और जाहिर नहीं होने। अब इससे हम रिलेट कर रहे हैं बात करने के बाद और इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने टेलर को दुश्मनों के हवाले कर दिया। इसका इंटरेस्टिंग जो बैक स्टोरी है वो ये कि जो कागजात दिए थे टेलर ने नादर है वो, उसमें एक छोटा सा टुकड़ा है कागज में जिस पर इंग्लिश में नहीं, क्योंकि मास्टर अली इंग्लिश जानते थे, लैटिन में ये शब्द लिखा था या ये वाक्य लिखा था कि अगर मैं मारा गया तो उसका जिम्मेदार ये व्यक्ति हो। उस समय के जो ऑफिसर्स थे उसका जो डायरेक्टर था उसका भी यहाँ पे समझौता कर सकते थे। सारा जब पेपर पहुँचा अंग्रेज अधिकारी के पास तो मास्टर अली को फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया गया, ज़मीन घर जमा कर दिया गया, इखबारबंद कर दिया गया और इन पर मुकदमा चलाया गया। और ये संयोग है कि इसी महीने में सितंबर में 16 सितंबर 1857 इसी दिन बांग्लादेश को मौत के सामने थी और वो महीना कहा था जो आज़ादी की लड़ाई शहीद माफ्टर ने और उसकी जो हत्या की गई उसके बाद इनमें एक वर्षन ये मिलता है कि लोग ये 2 बार मान खन उसको उड़ा दिया इन विरोध फ्रॉम द पार्ट ऑफ एक्शन। तो ये आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह का दमन और अत्याचार हुआ, किस तरह एक पत्रकार ने शहादत दी। कि इसके बाद भी अंग्रेज़ों का विरोध करने में, उनकी आलोचना करने में, उनके खिलाफ लोगों को और इन लोगों में जोड़ भरने के लिए उर्दू के समाचार पत्र या उर्दू के जो पत्रकार थे वो निरंतर कोशिश करते थे। ये जो रिप्रेशन हुआ, ये जो एक बर्बरतापूर्ण हत्या की गई एक पत्रकार की, उससे दूसरे पत्रकार हताश नहीं, तो ये बड़ी बात। और इससे आपको अंदाजा होगा कि
उर्दू भाषा में जो समाचार पत्र छप रहे थे और जो पत्रकार उर्दू भाषा में लिख रहे थे, उनमें वो एक डिटर्मिनेशन था, प्रतिबद्धता थी। ये बड़े से बड़े जुल्म के ऐलान हैं, कमजोर नहीं पड़ेंगे और इस लड़ाई को जारी रखें। छतेरी और अखबार जिसका नाम हमने आपके सामने लिया था वो सादिकुल अखबार है, ये भी दिल्ली से छपता था और इसका प्रकाशन जनवरी 1954 से शुरू हुआ। इसका एक छोटा सा उदाहरण है जो अब आपके सामने रखना चाहिए और फिर इस पर जो कमेंट है वो भी आपके सामने रखेंगे। भाषा जाहिर है उर्दू है, हम पहले एक्सट्रैक्ट को पढ़ेंगे ताकि ये आपको अंदाज़ा हो तो ज़माने में क्या भाषा थी, क्या शैली थी, और फिर इसका जो एक भावार्थ है या जो इसका समरी हुआ आपके साथ है। अखबार में छपा है, सुबह गया है कि अफवाज ज़फ़र अमवाज, यानी कामयाबी हासिल करती हुई जो फ़ौजें, अफवाज ज़फ़र अमवाज ने मुखालिफ़ खान दीन से धर्म के विरोधी थे। बवक्त नवात 9 घंटे, दिन के 9 घंटे खूब मुकाबला किया और मुकातना किया, खूब लड़ाई लड़ी और खूब लोगों को ख़त्म किया, खूब लोगों को मारा, गोरे भाग निकले। ये हाल देखकर सिपाही मंसूर वापस आई, जो कामयाब फौज थी वो लौट गई, गोरे भाग गए। कहते हैं कि गोरे उस रोज़ लड़ाई में बहुत काम आए, बहुत मारे गए। बारिश का पानी जो तमाम नदी नालों में भरा हुआ था मिसले की हुए बहुत हो गया, फूल की नहर जैसा हो गया जो पानी सैकड़ों सर गोरों के गेंद की तरह ज़मीन पर लुढ़कते फिरते थे। वाकई ये फौज ज़फ़र मौज ऐसी जानी है जो था कि आज तक चश्मे फलक ने आसमान ने आज तक चश्मे फलक ने न देशी और न गोशे ज़माना ने सभी, न आसमान की आंखों ने ऐसा कोई नज़ारा देखा और न दुनिया के कानों ने ऐसी कोई बात। तो बहुत हाइपरबोलिक है, बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण है, मगर ये उस ज़माने का स्टाइल है। बेसिक इसमें जो जानकारी मिल रही, जो आप भी समझ रहे कि किसी लड़ाई में ऐसी घटना घटी जब भारतीय सैनिकों ने जो अंग्रेज से गोरे थे उनको बड़ी संख्या में कत्ल किया और वो भाग खड़े। अब यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन जरूरी, जो गोरे थे वो बहुत बड़ी संख्या में कंपनी की सेना में नहीं थे, ऑफिसर्स के लेवल पर थे, थोड़े बहुत वो सिपाही कहलाते थे, सिपाही कहलाते थे, उनके लेवल पर भी या जूनियर ऑफिसर्स के लेवल पर थे। लेकिन जो कंपनी की फौज थी, कंपनी आर्मी थी, वो तो भारतीय सिपाही करना, इससे 2 बातों का अंतर सकता है। एक तो ये कि जो सिपाही थे या जो सिपाही थे भारतीय, वो उन्हें अंग्रेज अफसरों के खिलाफ, गोरों के खिलाफ सक्रिय थे और काफ़ी संख्या में ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा। अब इस पर जो कमेंट्स हैं तो सिर्फ पढ़ दें। सादिकुल अखबार ने खुलेआम मुसलमानों को अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद की तरगीब दी और अपनी तहरीरों में जा बजा मुसलमानों को उनके मजहबी फ़राइज़ के हवाले से गुलामी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए कहा और मौका बमौका गैयत और मारूफ उलमाए-दीन के फतावे जिहाद आज़ादी के ताल्लुक़ से शाये की। अब यहाँ पर फिर एक बात और क्लैरिफाई करना ज़रूरी, इसमें लफ्ज़ आता है जिहाद। अब जिहाद आजकल एक अब्यूसिव वर्ड पर गया और दिलचस्प बात यह है कि आप बराबर पढ़िएगा लफ्ज़ जिहाद, लफ्ज़ एक बड़ी पॉजिटिव भावना है, प्रेम की भावना है, मोहब्बत की भावना है। तो जिहाद बहरहाल संघर्ष है, संघर्ष का क्या रूप है वो भी हम आपसे कहेंगे, लेकिन संघर्ष की भावना है। तो हम मोहब्बत को और संघर्ष को
एक साथ जैसे जो होता है, तो वेरी इज स्टूपिड बट इट इज़ इन यूज। जिहाद के बारे में एक बहुत डिटेल ऑब्जर्वेशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है, हल हिलाक में छपा है। यहाँ पर वो स्टडी मेरे पास नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जिहाद का जो सही अर्थ है वो है संघर्ष। इसीलिए बड़े उद्देश्य के लिए संघर्ष जिहाद, वो अपने धर्म के लिए हो सकता है, वो अपने चरित्र उद्धार के लिए हो सकता है, अपने मॉरल एलिवेशन के लिए हो सकता है, किसी भी आदर्श किसी भी महान नफ्स को प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष किया जाए वो जिहाद है। और उन्होंने ये भी आगे लिखा है जो जिहाद का जो सबसे बेहतर रूप है, जो अफजल तरीन इनके हिसाब से मोस्ट सुपीरियर फॉर्म है, वो है अपने नफ्स, यानी आपका जो अपना आप जो इच्छा है या जो कहिए ज्ञान, जो आपकी इंस्टिंक्ट है, उसमें जो कमजोरी है उसको दूर करने की कोशिश। उन्होंने ये भी बहुत इंटरेस्टिंगली एक्सप्लेन किया है कि दो शब्द हैं अरबी भाषा में, एक जिहाद और एक क़िताल। क़िताल कत्ल से है, तो जिहाद एक अलग चीज़ है, क़िताल एक अलग चीज़। कत्ल करना, मारना, ये एक दूसरा तरीका है संघर्ष का। और आप जो आर्म शुद्धि के लिए करते हैं या किसी बड़े आदर्श को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं, वो जिहाद है। अब इस कमरे पर फिर से हम लौट के ना, हम सभी लोग जानते हैं कि जब 1857 की लड़ाई हुई उसमें एक बड़ा मुद्दा था चर्बी वाले कारतूस का। एनफील्ड की नई राइफल आई थी और उसमें नमी से बचने के लिए जो कार्ट्रिज होते थे उनको एक प्लास्टिक की कवर में लपेटा जाता था, और वो कवर ऐसे थे कि उनको दांत से काटना पड़ता था कारतूस को काम में लाने के लिए। वजह आप समझ सकते हैं, एक हाथ अगर आपका नाल पर है और एक हाथ में कारतूस है, तो आपको उसके कवर को काटने के लिए दांत का इस्तेमाल करना होगा। और आप जानते हैं उसकी वजह से कितना बड़ा विरोध भारतीय सैनिकों ने किया, हिंदुओं ने भी किया, मुसलमानों ने भी किया। और ये भावना बहुत प्रबल थी कि हमारे धर्म को ये फिरंगी प्रदर्शन कर पाए। इसलिए जो यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि आप जिहाद कीजिए और मज़हब के फ़राइज़ को पूरा कीजिए, उसको उसी कंटेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है। ये धर्मांता की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, ये उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल इशू में हाईलाइट किया जा रहा है जो इस क्रांति के आरंभ होने का पारिवारिक कारण। मूल कारण तो नहीं था, बहुत सारे कारण थे, मगर जो नादानिक कारण था वो थे। और ये मैसेज इसलिए दिया जा रहा था अखबार के ज़रिए कि अंग्रेज़ों के द्वारा ये जो कोशिश हो रही है धर्म को भ्रष्ट करने की, चाहे हिंदुओं के लिए हो चाहे मुसलमानों के लिए हो, इसके लिए हर तरह से संघर्ष करना है। तो एक तरफ ये कि जो संघर्ष हुआ, जो लड़ाई हुई, उसके बारे में बहुत ही अतिशयोक्ति के साथ जिससे पढ़ने वाले के दिल में जोश पैदा हो, एक जज्बा पैदा हो, उस तरह से उस खबर को निगोट करना और फिर उसी कंटेक्स्ट में आगे चलकर इस अपील को या इस मैसेज को कन्वे करना कि अपनी पहचान के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, फिर बचाने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ आप हो हर तरह से संघर्ष। ये थे मिसाज। और इसी ज़माने में 1855 में करीब लखनऊ से भी एक उर्दू अखबार प्रकाशित होता था, इसका नाम था तिलिस्म कहते हैं जादू को, मैजिक को। तो ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका, और ये ऐसे समय में प्रकाशित हो रहा था जब अवध पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। लखनऊ आप जानते ही कि अवध की राजधानी है। वारिस अली शाह को गिरफ्तार करके कलकत्ता भेज दिया गया था। अवध पर अंग्रेज़ों का कब्जा था। अवध के लोगों की जो भावना, इस कंटेक्स्ट में आप इस बात को ज़्यादा बेहतर अप्रिशिएट कर सकेंगे कि इतना बड़ा संघर्ष अवध में क्यों हुआ है। जो भावना से उसकी चर्चा जो मिलती है वो ये है कि जब से
तो वाली मुल्क यानी जो मुल्क के मालिक थे, वाली का मतलब होता है मालिक। तो जो वाली मुल्क या मुल्क के जो शासक थे, जो बादशाह थे, उन्होंने मजबूरी में मुल्क को छोड़ा है। तब से जो जो हवा में उन पर कई तरह की दुर्घटनाएं, हादसात हो रहे हैं। हर रोज एक नई वारदात का ज़रूर होता है, नई नई तरह से हर पैराए में फतूर होता है, प्राइमी आते खैर ऐसे ऐसे साने दिन कर रोते हैं, हसरत से जान खोते हैं, दुश्मन कम वक्त हंसते हैं, आवाज़ें कसते हैं। हम मुतहय्यर हैं, कम्प्लेक्स है, चुप रहने का यारा नहीं, रास निगारी का चारा नहीं। ये डायलॉग है कि हम चुप नहीं रह सकते हैं और संग कहने की गुंजाइश नहीं। छोटा सा एक्सट्रैक्ट, लेकिन इससे आपको एक अंदाज होगा कि लोगों के मन में किस तरह की माँ बना तुम्हारी निशा के जाने के बाद किस तरह के जुल्म हो रहे थे, किस तरह लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा। कहते दुश्मन कम वक्त हंसते हैं, आवाज़ें कसते हैं। तो ये जो ह्यूमिलिएशन हो रहा था, ये एक तरह से अपमान हो रहा था, ये जो एक तरह से जातीय विभेद की बात है, रेसिज्म की बात थी, अपनी श्रेष्ठता को साबित करने की अंग्रेज़ों के द्वारा अब आर्ज़ों को ही साबित करने की ये कोशिश थी। वो आप देखेंगे कि इस समय तो चरख ही रही से स्ट्रैप है, लेकिन ये वो भावना था, वो भावना थी जिसने आगे चलकर राष्ट्रीयता के जागरण में, नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस भारत में आया। उसमें ये जो रेसिस्ट डिस्क्रिमिनेशन था, ह्यूमिलिएशन था, उसकी बड़ी महत्वपूर्ण और यही है। और जो आज़ादी की लड़ाई के हवाले से ये स्रोत के रूप में, सोर्स के रूप में बुनियादी महत्व की सिग्निफिकेंस। अब इसमें देखिए कि एक लेख है जिसमें ये लिखा है, जाहिर है कि हिंदुस्तानी कौमों की सलामती इसमें है कि वो अपने मुल्की मफाद की हिफाजत में मिलजुल कर रहे हैं। ये दो तीन शब्द यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। जाहिर है कि हिंदुस्तानी कौमों, यहाँ पर कौम का शब्द नहीं है, नेशन का शब्द नहीं है, राष्ट्र का शब्द नहीं है, राष्ट्रों का शब्द। एक्चुअली ये अखबार 1903 से निकलना शुरू होता है। सर सैयद के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, और सर सैयद के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ भ्रांतियाँ भी हैं। लेकिन ये सही है कि सर सैयद ने इससे पहले यूपी के किसी शहर में, अभी हमको याद है, ये शब्द इस्तेमाल किया था कि हिंदू और मुसलमान भारत में दो कौमें हैं। इसी बेसिस पर आज तक कहा जाता है कि टू नेशन थ्योरी सर सैयद ने प्रस्तुत। लेकिन उसी सर सैयद का जो दूसरा स्टेटमेंट है, जो पटना शहर में दिया गया, वो ये है, बहुत वेल बोर्डेड है, कि भारत एक सुंदर दुल्हन है जिसकी दो आंखें हिंदू और मुसलमान। अगर ये एक ही दिशा में देखती हैं तो उस महिला की सुंदरता बढ़ जाती है, अगर ये दो अलग अलग दिशाओं में देखती हैं तो वो कुरूप हो जाते हैं, अमीन मिलन। अब इस कंटेक्स्ट को आप ऐसे भी समझिए, इस पर बहुत कुछ लिखा भी गया है कि कौम जो शब्द है वो अरबी में भी, उर्दू में भी, नेशन के कंटेक्स्ट में भी इस्तेमाल की गई है और कम्युनिटी के कंटेक्स्ट में भी इस्तेमाल की है। सर सैयद जो दो कौम का तज़किरा कर रहे हैं, वो दो कम्युनिटी है। इसी कंटेक्स्ट में आप इसको समझिए कि जाहिर है कि हिंदुस्तानी कौमों की सलामत, ये जो मुस्लिम कौम है, ये जो हिंदू कौम है, इसकी सलामती इसमें है कि वो अपने मुल्की मफाद की हिफाजत में मिलजुल कर रहे हैं, कि जो देश का हित है, देश हित के लिए वो, उसकी रक्षा के लिए वो मिलजुल कर। क्रिस्टल क्लियर मैसेज है कि आपकी अलग पहचान हो सकती, लेकिन देश हित में ये अनिवार्य है कि आप एक साथ मिलजुल कर रहे हैं।
और ये वो मैसेज जो जमींदार में दी गई है। एक और इंटरेस्टिंग बात जो जमींदार के सिलसिले में है वो ये है कि इसमें जलियांवाला बाग की जो घटना घटी उसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा थी। जाहिर अमृतसर की बात थी, लाहौर बगल में था, जब तक देश का विभाजन नहीं हुआ था लोग अमृतसर से लाहौर साइकिल से जाते थे, सुबह में शाम में लौट आ जाते थे, वैसे वक्त ये इत्तेफाक हमको हुआ। अमृतसर में हिस्ट्री कांग्रेस जिसमें गए तो जिस हॉस्टल में हम लोगों को रखा गया था उसकी जो छत थी, शाम में वहाँ पर जाने से लाहौर की रोशनी नजर आती। तो उस जमाने में डिस्टेंस यही था। जाहिर है कि जलियांवाला बाग की घटना ने पूरे देश को विचलित कर दिया था। तो लाहौर में तो इसकी जो प्रतिक्रिया हुई हम खुद ही समझ सकते हैं। तो जमींदार ने इसके बारे में बहुत विस्तार से कवरेज हुआ था। अंग्रेज़ों के अत्याचार के बारे में काफ़ी कड़ी आलोचना की गई थी और इसका नतीजा ये हुआ कि 1 दर्जन लोग जो इस अखबार से जुड़े थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और जिस अखबार से इससे पहले ही उस जमाने में सोचे 20,000 रुपये की जमानत नहीं वो सरकार के खिलाफ नहीं लिखे, उसकी वो 20,000 की जमानत जब्त कर रही। जफर नहीं जेल गए, लेकिन जेल से छूटने के बाद उन्होंने जमींदार का प्रकाशन फिर आना किया और उसी तेवर में उसी ढंग से सरकार की आलोचना की। उन्होंने आपसे कहा कि सरकार के दमन चक्र से ये लोग घबराए। एक और एक्सट्रैक्ट आपको हम सुनाना चाहेंगे। ये ज़माना अखबार से थोड़ा सा आगे पीछे शिफ्टिंग हो रही है। ये स्वदेशी और बॉयकॉट के सिलसिले में लिखा जा रहा है। आई एम वेरी सॉरी, ये ज़माना से एक्सट्रैक्ट नहीं है, ये उर्दू मोहल्ला एक अखबार है जो हजरत मोहल्ले निकालते थे, उसकी चर्चा आपसे हम करेंगे। वो स्वदेशी के बारे में लिखते हैं और बाइकॉट के बारे में। जब इनकी हाट मार्केट जब इनकी हाट में हाथ डाला जाएगा तो उनको खबर होगी कि ये क्या हुआ। हिंदुस्तान में बाइकॉट से इंग्लैंड के इंग्लैंड के असबाब की मांग कब तो होगी, इंग्लैंड में भी पब्लिक का नुकसान होगा। स्वदेशी की तहरीक से यहाँ के अशिया की गर्म बाजारी और यहाँ की जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका बाजार में डिमांड बढ़ेगा और बाइकॉट से इंग्लैंड के मालो असबाब की सर्द बाजारी इनका डिमांड घटेगा होगी। इससे इंडिया की दौलत बढ़ेगी और इंग्लैंड की घटेगी। तो अंग्रेज़ों की आँखें खुलेंगी और वो देखेंगे कि तक़सीम बंगाल पार्टीशन जो था बंगाल का, तक़सीम बंगाल से बंगालियों की नाराज़गी ने हमको यानी अंग्रेज़ों को क्या नुकसान पहुँचाया है और वो हिंदुस्तानियों की बात को मानने के लिए मजबूर हो। ये जो बेसिक एसेंस है स्वदेशी मूवमेंट का, तो बंगाल पार्टीशन के विरोध था, वो इस उर्दू के न्यूज़ पेपर पे कन्वे हो रहा है। इसलिए आपसे अब कह रहे इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये बंगाल का पार्टीशन जो करजन ने किया था वो सांप्रदायिक आधार पर, जो मुस्लिम बाहुल्य पूर्वी बंगाल और हिंदू बाहुल्य पश्चिमी बंगाल, ये 2 प्रांत और इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू और इसी विभाजन का एक दुष्परिणाम ये हुआ कि 1906 में और इंडिया मुस्लिम लीग ईस्ट और सांप्रदायिकता की राजनीति जोर पकड़ते आरंभ तो हो चुकी थी पहले ही जोर पकड़ते। हम सिर्फ ये आपको गर्वे कर रहे हैं कि ऐसे वातावरण में जब स्वदेशी को मुसलमान समर्थन नहीं दे रहे, जब ये मान रहे थे कि बंगाल के विभाजन के खिलाफ ये आंदोलन मुसलमानों के हितों के खिलाफ है, क्योंकि मुसलमानों को जो एक प्रांत मिला था पूर्वी बंगाल का जहाँ मुसलमानों का बाहुल्य था, उस प्रांत को समाप्त करने की कोशिश की जा रही।
कि इस माहौल में भी हजरत मोहानी के इस अखबार ने स्वदेशी का समर्थन हमें मिलता है। उसी अखबार के बारे में और एक दो बातें कहनी। ये जो अखबार था मौलाना का उर्दू मोहल्ला, ये अलीगढ़ से प्रकाशित होता। तो ये भी आपको बताएं, हजरत मोहानी के बारे में दिलचस्प बात है कि उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई कांग्रेस, फिर वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर बने। 1925 में वो इसी कारण जेल गए। फिर इसके बाद वो दोबारा कांग्रेस की तरफ लौट, जो भी कारण रहा हो, और अंततः वो कांग्रेस से ही जुड़े रहे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें भी वो एक सदस्य रहे, संविधान के निर्माण में भी उनकी भूमिका है। तो उनका जो अखबार था उर्दू मोहल्ला, और ये कई ब्रेक्स के साथ प्रकाशित हुआ। कुछ महीने छपता था, बंद हो जाता था, सरकार के द्वारा बैन कर दिया जाता, फिर रिवाइव होता था, इन बैन कर दिया जाता था। लेकिन जो आपसे हम कह रहे हैं बराबर कि सरकार के दमन के उपायों से ये लोग घबराते नहीं थे, ये अपनी जो इनका मिशन था उसमें लगातार बने रहे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी इस अखबार की, वो ये थी कि सर सैयद की जो नीति रही थी उसके इसमें पुनरीक्षा करने की बात कही गई। बहुत ज़्यादा समय तो हम नहीं रहा। तो सर सैयद के बारे में आप जानते हैं कि उन्होंने मुसलमानों को ये संदेश दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से खुद को अलग रख। राजनीति में भागने के दो कारण उनके सामने। एक तो ये कि मुसलमानों से अंग्रेज़ों का जो एक बैर था जो 1857 से चला आ रहा। और आप ये भी जानते हैं कि सर सैयद ने एक किताब लिखी थी, पहली किताब जो 1857 के बाद लिखी गई, उर्दू में थी असबाबे बगावत हिंद। उसी का अंग्रेजी अनुवाद था द मोहम्मदन रिवोल्ट। उसमें उन्होंने कहा था उस समय की परिस्थितियों को समझने की ज़रूरत है कि मुसलमान अंग्रेज़ों के विरोधी नहीं हैं। कुछ लोग हो सकते हैं, मगर आमतौर पर मुसलमान अंग्रेज़ों के दोस्त हैं, अंग्रेज़ों के वफादार हैं। तो वो भावना थी कि अंग्रेज़ों का विरोध मुसलमानों को ने, ये उनका संदेश था। और दूसरा संदेश था कि मुसलमानों को पहले अपनी शिक्षा पर जोर देना है। पढ़ लिख कर वो इस लायक हो गए कि राजनीति में भाग ले सके। उस समय की परिस्थिति में मुसलमान राजनीति में भाग नहीं ले सकते। और ये बात सही भी थी कि शिक्षा के मामले में मुसलमान पिछड़े हुए थे, क्योंकि उन्हें पश्चिमी शिक्षा से एक बैर था, वो नहीं मानना चाहते थे, पुरानी शिक्षा पर ही बने रहना चाहते थे। और आपको शायद ये अंदाज़ा हो कि इस बिहार में 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर मुसलमानों में पाश्चात्य शिक्षा का प्रचलन है। इसके पहले नहीं। पहली बार मुसलमान लोग इंग्लैंड जाने लगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए 20th सेंचुरी की शुरू। एनीवे, तो ये उनका ओपिनियन था कि राष्ट्रीय राजनीति में मुसलमानों को हिस्सा नहीं देता है। हजरत मोहानी जो उसके बारे में कमेंट करते हैं वो आपको सुना दें। थोड़ा सा लंबा ये कमेंट है, लेकिन आप इसको गवारा कर लीजिए। सर सैयद अपने ज़माने में कौम के मुसल्लमा रहनुमा, एब्सोल्युटली एक्सेप्टेड रहनुमा थे, लीडर्स। और इस वक्त मुसलमानों के हक़ में जो कुछ उन्होंने किया बेहतर किया। अगर उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस से अलहदा रहने की नसीहत इस बिना पर की कि गदर के बाद सरकार इंग्लिशिया मुसलमानों से बदगुमान थी और इसको बगावत का मुल्ज़िम समझती थी, तो बहुत कम किया। अगर उन्होंने मुसलमानों की तवज्जो को तमाम मामलात में उनकी से अलहदा करके सिर्फ आला तालीम के जानिब मायन कर दिया तो और खूब किया। अगर उन्होंने उस ज़माने में मुसलमानों को बलिहाज इनकी नाकाबिलियत के ये नसीहत की कि तुम सरकार इंग्लिशिया के लुत्फ़ और इनायत पर हो और अपने हुकूक़
की तलब में अपनी ज़बान न खोलो, तो ये भी एक हद तक कुछ बुरा नहीं किया। लेकिन हम सवाल करते हैं कि क्या ज़माने की अब तक वही हालत है जो सर सैयद के वक्त? फिर वो लिखते हैं कि गरज की सारी तहरीर का खुलासा ये होता है कि सर सैयद ने जो पॉलिसी अख्तियार की थी, अगर हम उस ज़माने के लिए सही भी मान लें तो अब इस पर कायम रहने की कोई वजह नज़र नहीं आती। एक बहुत ही लॉजिकल क्रिटिक है सर सैयद का, और ये इस बात का संदेश है, बहुत स्पष्ट संदेश है कि राजनीतिक जीवन से खुद को अलग रखना और जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसकी मुख्य धारा में शामिल न होना मुसलमानों के लिए उचित नहीं हो, उनके इंटरेस्ट में। फिर यहाँ पर बात आ जाती है राष्ट्रीय एकता। तो एक दिलचस्प बात और है हजरत रूहानी के बारे में जो शायद कम लोग जानते हो, कि वो कृष्ण भक्त थे और कृष्ण की प्रशंसा में उनकी नजरें हैं, और अक्सर वो मथुरा में जाकर जन्माष्टमी के उत्सव पे शामिल हो। और जो कमिटमेंट है वो ये भी है कि उनका एक बड़ा मशहूर शेर है मश्क़ सुखन जारी, चक्की की मशक्क़त भी है, मश्क़ सुखन जारी चक्की की मशक्क़त भी एक तुल्फ़त तमाशा है हसरत की तबीयत। जेल के दिनों में ये चक्की चलाने की मेहनत भी एक तरफ, शायरी भी करना एक तरफ। तो वो तो उनका एक समझिए कि एक हिम्मत है, एक हौसला है। जेल में बंद है, जेल की सजा झेल रहे, लेकिन अपनी जो भावनाएं हैं उनको कुंद नहीं होने देते, उनकी अभिव्यक्ति को। बड़ा रिमार्केबल उनका व्यक्तित्व है इन तमाम पत्रकारों में और इन तमाम नेताओं में। 48 वगैरह में अहल नूरुल अनवार का प्रकाशन हुआ था, मगर कुछ दिनों लेकिन आप ऐसे ही थे। तो आज़ादी की भावना से प्रेरित जो पहला अखबार है ये पटना हंगारा है। 1855 में प्रकाशन शुरू हुआ और फिर 1857 में बंद हो गया। ऑब्वियसली इस संघर्ष में जो दमन हुआ उसमें ये वापस हुए। और आपको ये भी मेंशन करने कि 1857 की लड़ाई से पहले उर्दू के 35 अखबार छपते थे और वो नौ से जो इस संघर्ष के बाद इन 12 रह गए, लेकिन 12 रह गए तो वो रेजिस्टेंस मरा रहा। दूसरे अखबार में पटना से इसी संदर्भ में इंटरव्यू चर्चा के है, वो है इत्तेहाद। इसका प्रकाशन 1912 में, और जिसने खिलाफत आंदोलन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक लगभग 20 वर्षों तक राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना का प्रचार अपने निगाहों में किया। फिर जो दो और इम्पोर्टेंट नाम है उनके बारे में मांझ, मोहम्मद अली जौहर एक बड़ा नाम है उर्दू पत्रकारिता पे, साथ ही साथ उन्होंने अंग्रेजी में भी समाचार पत्र बताया। अंग्रेजी का जो समाचार पत्र था उसका नाम था कॉमरेड, और जो उर्दू में था वो था हमदर्द। ये 1913 में हमदर्द का प्रकाशन शुरू होता है, और उस समय नई स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदली, और वो स्थिति ये थी कि तुर्की का जो साम्राज्य था, जो ऑटोमन एम्पायर भी कहना है, और वहाँ का जो प्रधान था उसको मुसलमानों के खलीफा के रूप में एक पहचान मिली थी। भारत के मुसलमान उसको खलीफा मानते। खलीफा का अर्थ था राजनीतिक प्रधान। उस समय ऑटोमन एम्पायर में यूरोपीय शक्तियों का हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया, और ऑटोमन एम्पायर के विनाश के लिए इंग्लैंड और रूस खास तौर पर
किसी अंतर्रास भी सक्रिय थे। और 1912 में 1913 में 2 लड़ाइयाँ हुई थी बॉल्कन्स के एरिया में, जिसमें ऑटोमन साम्राज्य की पराजय हुई थी और जो यूरोपीय अंश था ऑटोमन साम्राज्य का वो बहुत से अलग हुए। इससे भारत में मुसलमानों के बीच काफ़ी चिंता थी, एक तरह से एक सेंस ऑफ पेन एंड सफरिंग था। और उस ज़माने की जो उर्दू पत्रकारिता है जिसमें मोहम्मद अली जौहर का नाम आता है, अबुल कलाम आज़ाद का नाम आता है। अगर हम बिहार के कंटेक्स्ट में आए तो अंग्रेज़ी में मदरलैंड के द्वारा जो अखबार छापा जाता था मदरलैंड, उसमें आता है। और आप ये भी जानते हैं कि जलियांवाला बाग की घटना के बाद फिर जब 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई और तुर्की का बहुत सारा हिस्सा यूरोपियन पावर ने छीन लिया, तो उसके विरोध में खिलाफत आंदोलन शुरू। उर्दू भाषा से जो एक दूरी बन गई है उसकी वजह से अक्सर लोग ये कहते हैं कि चूँकि अंग्रेज़ों की खिलाफत की यानी विरोध किया गया, इसलिए ये खिलाफत आंदोलन कराया। और हमको हिंदू के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ टीचर भी अपनी क्लासेस में अब यही बता रहे हैं, खिलाफत और मुखालफत ये 2 अलग अलग हैं। खिलाफत का संबंध खलीफा से, खलीफा के समर्थन से खिलाफत आंदोलन। अंग्रेज़ों के विरोध की बात हम करेंगे तो मुखालफत के नहीं, कोई आंदोलन उस नाम से नहीं है, मगर शब्द का चयन अगर हम करें तो खिलाफत विरोध के कंटेक्स्ट भी। पर आंदोलन चला, गांधी ने इसको समर्थन दिया, असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ गया और एक बड़ा अच्छा माहौल हिंदू मुस्लिम एकता का बना। फिर वो बात नहीं रह पाई। चौरी चौरा के बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तमाम माशा ने खिलाफत का आंदोलन दिया। सो द होल सिनेरियो चीज और अब सही अर्थों में जो समस्या विनाशकारी चरण सांप्रदायिक राजनीति का है भारत में, वो इसी के बाद शुरू। दिस वॉज द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर forging a unity between Hindus and Muslims। उसके बाद में प्रयास politics खिलाफत आंदोलन के बड़े महत्वपूर्ण नेता थे। इनके छोटे भाई नहीं थे मौलाना शौकत अली, और अब अमसराम में पढ़ा होगा अली ब्रदर्स, अली बंधुर की 2 भाई थे जो खिलाफत आंदोलन के प्रणेता थे भारत। लेकिन इन्होंने बराबर इस बात को कहा कि खिलाफत की समस्या केवल मुसलमानों की समस्या नहीं है, ये ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध का प्रश्न है और वो विरोध भारत के तमाम लोगों के लिए एक ही जैसा है। इसलिए हिंदू और मुसलमानों का जो कॉमन एनिमी है वो ब्रिटिश साम्राज्य है, उसके संगठित होकर लड़ना है। ये मोहम्मद अली जौहर का मैसेज था और इसी मैसेज को और भी ज़्यादा शक्तिशाली ढंग से मौलाना आज़ाद ने प्रस्तुत किया है। मौलाना आज़ाद ने एक बहुत ही मशहूर अखबार कलकत्ता से निकाला, अभी आप चर्चा भी कर रहे थे, अल हिरान। 1912 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ जब बॉल्कन क्राइसिस ऑफ द टीन्स और यूरोपियन शक्तियों के विरोध में तुर्की के सुल्तान या खलीफा ने एक नया प्रयास किया था जिसको पैन इस्लामिज्म या सर्व इस्लामाबाद का नाम दिया जाता है। अभी कॉमेंट हम इस पर अभी थोड़ा सा इन बात करेंगे आपसे। पैन इस्लामिज्म का तात्पर्य ये था कि यहाँ भी मुसलमान वो हनीफा के मिलते निष्ठावान थे। इसका लॉजिकल आउटकम ये था कि जो हनीफा के विरोधी इंतबिद और अल-हिलाल के पेजेस में आज़ाद ने बराबर इस बात की चर्चा है और बड़े फोर्सफुल आज़ाद की उर्दू में बड़ी पावरफुल थी। ज़ाहिर सरकार ने इसको बंद करवा दिया, पहले सिक्योरिटी मांगी, सिक्योरिटी बंद कर दी, अखबार बंद कर दिया। फिर 1913 के बाद ये ब्रेक है, 1914 में दोबारा अखबार शुरू हुआ। इसी बीच बगदाद से आज़ाद को निष्कासित भी कर दिया गया, रांची में आकर वो रहे
आप जानते ही कि 1911 में बिहार बंगाल से अलग हो चुका था, तो बंगाल से निकाला गया तो बिहार में आने, लेकिन अधिराम को ज़्यादा दिनों तक वो जारी नहीं रख सके, क्योंकि उसमें संघाल का बहुत ज़्यादा विरोध था। और दूसरी बात ये भी थी कि आज़ाद उस समय तक एक्टिव पॉलिटिक्स में बहुत तक जो गए थे, और जर्नलिस्ट के रूप में उनकी भूमिका उतनी शक्तिशाली नहीं रही थी। क्योंकि दूसरा रहमान उन्होंने निकाला 1915 में अनबनान के नाम से, उसमें जो मैसेज है वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट है। ज़्यादा बात है इस्लाम के बारे में, लेकिन बार बार चर्चा ये है कि इस्लाम देश प्रेम का संदेश देता है, और इस्लाम में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को अपनानी चाहिए। एक छोटा सा बहुत मशहूर का ऑब्जर्वेशन है, टुडे इंडिया नीड्स नाइदर हिंदू कम्युनल फोर्स नॉर मुस्लिम कम्युनल फोर्स। मुस्लिम लीग का अरदास हो चुका, वी नीड ओनली वन फोर्स, दैट ऑफ इंडियन नेशनल डेमोक्रेसी। तो कमिटमेंट है बात। वो भी उनका मशहूर है कि इफ एंजल descends from heavens today and proclaims from the Qutb Minar that India can attain Swaraj, provided I relinquish my demand for Indo-Western unity. और ये मांग अब लोग छोड़ दें हिंदू-वस्त्र में एकता की, तो स्वराज 24 घंटे में मिल जाएगा। I shall retort to it, no my son, I will give up Swaraj but not Hindu-Western unity. Yeah, that honestly. उसका उत्तर हम देते हैं, if Swaraj is delayed, it will be a loss for India only. But if Indo-Western unity is lost, it will be a loss for the whole of mankind. ये आज़ाद का वैसे है। और एक बड़ा जो प्रसिद्ध उनका भाषण है रामगढ़ में कांग्रेस के सेशन में, उसमें ये उन्होंने को अंदाज मिलता है कि आज़ाद ने किस तरह पैन इस्लामिज्म और इंडियन नेशनलिज्म दोनों को इंटीग्रेट कर दिया, और जो उर्दू में लिखते हैं कि मुत्तहदा कौमियत या इंटीग्रेटेड नेशन, उसका जो बेसिस है वो इसी भाषण में मिलता है। 2 पैराग्राफ से छोटे से वो पढ़ना चाहेंगे, अंग्रेजी बहुत मुश्किल नहीं इसकी। I am a Muslim and proud of the fact Islam's splendid traditions of 1300 years are my inheritance. I am unwilling to lose even the smallest part of this inheritance. As a Muslim, I have a special interest in Islamic religion and culture, and I cannot tolerate any interference in that. I am proud of being an Indian. I am a part of that indivisible unity that is Indian nationality. I am indispensable to this noble edifice. And without me, this splendid structure is incomplete. It was India's historic destiny that many human races and cultures and religions should flow to her. Since then, destiny in a more hidden way began to fashion a new India in the race of the world. ये उर्दू की तकरीर की अंग्रेजी में हमने एक आर्टिकल में यूज़ किया, जो फिर इसका बॉटम लाइन है, हमारी 1000 साल की मिली जुली संस्कृति ने राष्ट्रीय एकता का एक सांचा ढाल दिया है। ऐसे सांचे बनाए नहीं जा सकते, बल्कि वे प्रकृति के अनदेखे हाथों से सदियों में स्वतः बढ़ जाते। हम पसंद करें या न करें, मगर अब हम एक हिंदुस्तानी राष्ट्र और एक अविभाज्य हिंदुस्तानी राष्ट्र बच चुके हैं। पृथकता की कोई बनावटी कल्पना हमारे इस एक होने को तो नहीं बना सकती। ये हम जान ही रहे कि ये वैसे कुछ ज़माने में उन्होंने दिया है, 1940 की बात है, जब देश के विभाजन की बात बहुत तेज हो गई थी। इसी के कुछ बाद ऑस्ट्रेलिया लीग ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया था 1942 में। उस ज़माने में आज़ाद जी नज़रों ने यह देखा ना कि हिंदुस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जिसका आर्यन नहीं हो सकता है, और अगर हुआ तो फिर उस पर जो उनकी टिप्पणी थी वो ये थी,
मैं मानता हूँ कि भारत का विभाजन एक बुनियादी गलती थी। धार्मिक मतभेदों को जिस तरह बढ़ावा दिया गया, उसका यही परिणाम होता था। और ये ऐसे परिणाम है जो आज भी हमारे आंखों के सामने, तो वो अपने ज़माने में कह रहे हैं, लेकिन हमारी आंखों के सामने। तो ये देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश, इसका भी विरोध हिंदू के समाचार पत्रों ने किया है, उसका समर्थन भी किया है। मुस्लिम लीग के जो ऑर्गन्स थे वो इसका समर्थन कर रहे हैं, तो उनका अपना एजेंडा रहा। लेकिन जो मेन स्ट्रीम तो जर्नलिज्म, हम इसी पर जोर दे रहे हैं। हिंदू पत्रकारिता की जो मुख्य धारा है वो इस सांप्रदायिक विभाजन के खिलाफ, और इस बात को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। जो मैंने आपसे पहले कहा था कि हमारी आज़ादी की लड़ाई और हमारे राष्ट्र का निर्माण साथ साथ आज़ादी की लड़ाई 1857 में शुरू हुई, बड़े पैमाने पर। उसके पहले नहीं, छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहीं, और 1857 के संघर्ष की नाकामी के बाद राष्ट्रीय चेतना नए रूप में विकसित होती। तो प्रक्रिया एक दूसरे से अर्पित रूप में जुड़ी, और हिंदू पत्रकारिता ने तो वही प्रोसेसर ने जो वही प्रक्रियाओं में सकारात्मक रूप में दिखाई, चाहे वो अंग्रेजों के खिलाफ देश का सशस्त्र संघर्ष हो, चाहे वो अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय चेतना से जागरण और ब्रिटिश सत्ता के विरोध के लिए पहले वैधानिक तरीकों को, फिर सत्याग्रह के माध्यम को अपनाने की बात को, दोनों इस स्तर पर हिंदू के जो समाचार पत्र थे उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई। अंदर आगे कुछ ज़्यादा समय अंदर ले लिया, लेकिन कंज्यूम कर रहे हैं। अंतिम बात यह है कि जिन समाचार पत्रों की हमने चर्चा की और जिन पत्रकारों की हमने चर्चा की, तो उनकी अपनी एक अलग पहचान। उस समय पत्रकारिता एक मिशन, जीवन का लक्ष्य। ये सारे लोग, इनकी अभी हमने लिस्ट आपके सामने रखी, ये सब वो लोग थे जो स्वतंत्रता की लड़ाई में और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इंटर एवरीवर्ड था वो बावन देश की आज़ादी के लिए और देश में एकता में, और इस प्रयास को उन्होंने बड़ी ईमानदारी से और बहुत ही मेहनत से और बहुत ही मुश्किल चुनौतियों के बावजूद निभाए। अंत में यही और मोटिवेशन है जो कॉमरेड का है, मोहम्मद अली जौहर के हमार का, और चार स्टैंडर्ड से उस ज़माने में जर्नलिज्म की उसका आपको अंदाज हो जाए। इसी पर हम कंक्लूड कर रहे हैं। सहाफ़ी से, पत्रकार से ये तवक्को की जाती है कि वो वाक़यात को पूरी सेहत से दें, फैक्चुअल रिपोर्ट, फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग। उसे ख्याल रखना चाहिए कि वाक़याती सेहत का मेयार इतना बुलंद हो कि मुअर्रिख़ इसकी तहरीरों की बुनियाद पर तारीख़ का ढांचा न कर सके, इतनी ऑथेंटिक उसकी रिपोर्टिंग हो कि हिस्टोरियन उसकी बुनियाद पर हिस्ट्री लिख सके, इतनी फैक्चुअल हो, इतनी ऑब्जेक्टिव हो। साफ़ी राय आमवा कर तर्जुमान ही नहीं, राटवा नहीं होता। एक जो पॉपुलर ओपिनियन है कि वो उसका एक्सपोज पर्सन नहीं होता है, जब उसका गाइड भी हो, उसका मेंटर भी होता है। पॉपुलर ओपिनियन को बनाने में इसकी जो भूमिका है उस पर जोर है, और इस बात पर जोर है कि वो फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए। तो अब अगर हम अंतिम बात के बारे में आए, जे उर्दू पत्रकारिता की भूमिका की अगर हम समीक्षा करते हैं स्वतंत्रता की लड़ाई के संदर्भ में, तो दो स्पष्ट चरण हमारे सामने है जिसकी हमने आपसे चर्चा की। 19वीं शताब्दी का चरण और 20वीं शताब्दी का चरण। 19वीं शताब्दी में जो सारा जोर है इस पत्रकारिता का अंग्रेज़ों का विरोध करने में है और उनके साथ संघर्ष करने में। 19वीं शताब्दी की उत्तरार्ध में परिस्थितियाँ बदल गई।
20वीं शताब्दी में एक नए ढंग से देश की आज़ादी और देश के निर्माण, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू, और उससे भी उर्दू समाचार पत्रों की बोलने लग रहे। ज़रूरत इस बात की है कि इस भूमिका को समझा जाए, फिर जैसे खुरबाद रहते निष्फामी तरह से इन चीज़ों को देखा है, समझाया जाए, और इस बात पर भी ध्यान दिया जाए कि देश की आज़ादी की लड़ाई जो मुख्य भाषा रही है, इनकलाब जिंदाबाद जो आता है हम लोग दोहराते हैं, किसी उर्दू के 2 शब्दों से बना है, और ऐसा समझा जाता है कि मौलाना हसरत मोहनी कर दिया हुआ। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस का नाम, इसमें भी हिंद उर्दू का शिंग। एक बड़ी अजीब बात आजकल हो गई है, इधर तो थोड़ी कम हो गई, हमारे ज़माने में बहुत है, कि ये हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदू स्थान है। तो ये एक ऐसा डिस्टॉर्शन है कि इसको ध्यान देने के लिए बच, और हम समझते हैं कि मैं थोड़ी बहुत बात अपने आप से आज गई, शायद इस एक मैसेज को हम आपके सामने रख सकें। कितना कन्वे कर सके हम नहीं जानते हैं, ये रख सके कि इस देश की आज़ादी में और इस राष्ट्र के निर्माण में सबों की भूमिका रही है, सभी संप्रदायों की, सभी धर्मावलंबियों की भूमिका रही है, और जो प्रयास आज हो रहा है कि और लोगों की भूमिका को नकार कर कि वो एक पक्षीय डिस्कोर्स है, यूनिलिनियर डिस्कोर्स इतिहास का रचा जाए, चिंताजनक भी है। और चिंताजनक होने के साथ साथ काफ़ी दूर तक इसके बुरे परिणाम जा सकते हैं। हिंदुस्तान की पहचान हमेशा से विविधता में एकता की रही है, और ये विविधता भाषा की भी है, धर्म की भी है, संप्रदाय की भी है, संस्कृति की भी है, क्षेत्र की भी है, और दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश नहीं जहाँ इस तरह। और इसीलिए फिर आवाज में कहा था कि अगर हम चाहें तो हम पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन सकते हैं। तो ये मैसेज कहीं ना कहीं हम लोगों को याद करने की ज़रूरत है, दोहराने की ज़रूरत है, और लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है। सलाम की बात हमने आपसे कही थी, उसी के साथ हम खत्म कर रहे हैं। इनका बड़ा मशहूर शेर है, सरज़मीन हिंद पर हवा में आलम के तना, हिंदुस्तान की ज़मीन पर दुनिया भर की कौमों के जो अब्दुल संबोधित करते फिरा, सरज़मीन हिंद पर हवा में आलम के तना, कारवां मचते गए हिंदुस्तान बरतान के अंदर। और किसी पहचान को बनाए रखना हम लोगों का कर्तव्य है, राष्ट्रीय कर्तव्य भी है, नैतिक कर्तव्य भी है, सांस्कृतिक कर्तव्य भी। बहुत समय अपने आप लोगों का लिया, हमने धार्ज के साथ सुना, ये मेरे लिए बड़ी बड़ी बात है, आपने बड़ी इज्जत दी है, तो आप लोगों को